गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने इन इम्पोर्टेंट टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में लगाते होंगे और अपना सिलेबस पूरा करते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना नया चैप्टर होगा ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो आज कहे तो हर आदमी के घर तक पहुंच गया है। अगर ऐसा कहें कि आज ट्रांसफार्मर हर आदमी के घर तक पहुंच गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे आप फ़ोन चार्ज करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हो, उसका चार्जर, उसमें आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के जो चार्जर है उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके पास स्टेबलाइजर है, टीवी सेट है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर आप जो खंभों पे रखा हुआ, इन पिलरों पे रखा हुआ है, वही ट्रांसफार्मर नहीं है। आपके घरों तक, आपके चार्जर में, आपके लैपटॉप के चार्जर में, आपके स्टेबलाइजर में, आपके टीवी सेट पे, सारे में ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर आज घरों घरों तक पहुंच गया है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर का क्यों बना, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या होती है और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का काम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना नहीं है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, जनरेटर यानी अल्टरनेटर, चाहे वो डीसी का हो जनरेटर या एसी का हो, वो करते हैं। ट्रांसफार्मर उसे क्या करता है, सिर्फ ट्रांसमिट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांसफार्मर का काम ट्रांसमिट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? जैसे कि आपको पता है, जो जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, वो जो जनरेट करता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वो हाई पावर में होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज चिंक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर can be generated are, अगर हम कहेंगे जनरेटेड आर, अगर इसकी बात कर ले टिपिकल की, तो वो आ गया आपका टिपिकली 111 kV टू 37 kV तक। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटर होता है, यानी जनरेटर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो 11 kV से संभवतः 37 kV तक वो जनरेट कर सकता है। लेकिन हम लोगों जो घर में यूटिलाइज करते हैं वो इतने हाई वोल्टेज नहीं करते हैं। हम इतने हाई वोल्टेज नहीं करते हैं। हम लोग जो यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन वोल्टेज जो होता है वो होता है 230 सिंगल फेज के लिए और 440 थ्री फेज के लिए। यानी ये सिंगल फेज कहां यूज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डोमेस्टिक में जो हम लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक में वो सिंगल ही होता है, सिंगल फेज, यानी 230 वोल्ट। जैसे आपके फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर, फैन वगैरह, टीवी सेट आदि जितने चलता है, मिक्सर वगैरह, ये चलता है कितना, 230 पे। जो इंडस्ट्री या कॉमर्शियल में होता है, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल का, या बात करो आप कॉमर्शियल का, तो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल का अगर हम लोग बात करें तो 440 उसमें यूज होता है। कितना होता है, 440 वोल्ट यूज होता है। और जबकि जो जनरेटर जनरेट करता है, अल्टरनेटर जो वो जनरेट करता है वोल्टेज, वो कितने करता है, 11 kV टू 37 तक संभवतः ये कर सकता है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर सिर्फ क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो कर देता है। ट्रांसफार्मर का काम है ये हाई वोल्टेज को क्या करना, लो कर देना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हाई वोल्टेज को लो कर देना, एक काम ये आता है। और दूसरा क्या है, सिर्फ हाई को लो करके जो हमारे घरों तक आता है ये नहीं। जैसे कि आपको पता है पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पावर सेंटर जो होता है जहां पावर जनरेट होता है वहां 11 kV टू 37 kV तक संभवतः क्या होता है, जनरेट होता है। वो वहां से क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है पहले कहां, पावर हाउस की तरफ। कहां, पावर हाउस की तरफ वो क्या करता है, वहां से ट्रांसमिट कर देता है। फिर पावर हाउस क्या करता है, इसको ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के यहाँ वो क्या करता है, भेज देता है और फिर यहाँ से अपने घरों या इंडस्ट्रीज में आता है। तो ये एक बार क्या होता है कि ट्रांसमिट करता है। एक ट्रांसफार्मर ऐसा है कि वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। दूसरा ट्रांसफार्मर ये जो है, ये ट्रांसफार्मर का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर आ गए। एक ट्रांसफार्मर आ गया कौन सा ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमिट करता है ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप। कौन सा, स्टेप अप। ये ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, वोल्टेज को इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। 11 को 30 kV, 66 kV, 120 kV, इतना तक ये क्या करता है, इतना वोल्ट तक क्या करता है, किलो वोल्ट तक क्या करता है, बढ़ा देता है। 11 kV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, पहले वोल्टेज बढ़ाता है। किस सिचुएशन में बढ़ाने की जरूरत होता है, जब ट्रांसमिट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये आया हुआ ये यहाँ 11 kV या जो भी आए उसको यह क्या करता है, कम करके घरों तक भेज देता है। ये हो गया जो हमारे घरों तक सप्लाई देने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम है क्या, वोल्टेज को कम करना, स्टेप डाउन करना। क्या करना, स्टेप डाउन करना। ये स्टेप डाउन करता है। और ट्रांसमिट ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप करता है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है, 11 kV से बढ़ाता है। और ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये इसको क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमने पता कर लिया है क्योंकि पावर स्टेशन में जो पावर जनरेट होता है वो बहुत कम हो रहा है। 11 kV टू 37 kV संभवतः इतना तक हो सकता है, वैज्ञानिकों का मानना है। तो फिर उससे क्या करते हैं, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा की जरूरत तो है नहीं, हमें जरूरत है 230 या 440 का। तो वो क्या करता है, स्टेप डाउन या स्टेप अप काम करने, यानी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का काम करता है। वो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और सारी चीजें हैं, लेकिन वर्किंग के आधार पर, ये वोल्टेज के आधार पर वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। आइए फिर और जानते हैं इसका क्या क्या इसका वर्क है। तो आइए इसमें दो चीजें हमने दो तरह का ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े अभी। एक हुआ क्या, ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट करता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। स्टेप अप ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। दूसरा आ गया कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ये वोल्टेज को कम करता है।
ये हमारे घरों तक जो सप्लाई आता है वो कहाँ से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। और जो पावर जनरेशन स्टेशन से या पावर स्टेशन से जो पावर हाउस तक भेजा जाता है तो वो होता है कौन सा, ट्रांसमिट ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसमिशन का काम करता है। कौन सा काम करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं अब। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो मूवेबल हो, जो घूमने वाला पार्ट्स हो, सारा पार्ट स्थिर पार्ट होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दे तो सही है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, कोई भी घूमने फिरने वाला पार्ट नहीं होता उसमें, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। और ये कौन सा लॉ पे काम करता है, तो हम लोग कह सकते हैं ये फैराडे, कौन सा, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ पर ये क्या करता है, काम करता है। तो आइए पहले उसको जान लेते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, किस तरह से कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इस तरह से आप एक वाइंडिंग कर लो और एक वाइंडिंग यहां कर लो और इसमें आप सप्लाई डाल दो, इनपुट, और इधर से क्या करो, आउटपुट सप्लाई ले लो। और यहां क्या हुआ, प्रकाश होना शुरू होता है। ये इलेक्ट्रिकल रूप से ये दोनों में लिंक नहीं होता है, कोई कनेक्ट नहीं होता है, ये अलग है, ये कॉइल अलग है। जब इसमें सप्लाई देते हैं, जिस कॉइल में, जिस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है आपका, जिसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, जिधर से इनपुट देते हैं, जो जिसमें इनपुट डालते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जो दूसरी तरफ है इसको कॉइल 1 लिख लो, जो दूसरी तरफ है इसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा है, जिसमें इनपुट डालते हैं, सेकेंडरी क्या है, जिससे आउटपुट लेते हैं। आउटपुट वाला सेकेंडरी हो गया, इनपुट वाला प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। जब इसमें सप्लाई देते हैं ना, जब इसमें सप्लाई देते हैं तो आपको पता है कि जब इसमें एसी सप्लाई देते हैं, कौन सा, एसी, अल्टरनेटिव करंट। जब एसी सप्लाई देते हैं ना तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसमें क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स इसमें चेंज होता है तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स क्या होता है, इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। इसके पास में जो ये वाइंडिंग रखा है, फ्लक्स इससे क्या करता है, लिंक करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स निकला ये, तो फ्लक्स है, ये चारों तरफ इस तरह से निकलेगा, आपको पता ही है, ये चारों तरफ से इस तरह से निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स ये इस कॉइल से लिंक करता है, जितना फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करता है, तो इस कॉइल के अंदर भी क्या होता है, इस फ्लक्स चेंज होता है। आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो तो फैराडे रूल से उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। आपको पता है कि इसके अंदर अगर फ्लक्स, इसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ, ये फ्लक्स इस कॉइल में आकर के क्या होता है, लिंक हो गया। कैसे लिंक, क्योंकि इसमें फ्लक्स है, इसके समीप इसको लाकर रख दिया तो इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लक्स जाएगा। जो फ्लक्स इसमें गया, इसी के कारण इसमें, इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया।
यानी आपको पता है कि जब किसी कॉइल के में फ्लक्स चेंज करवाएं, फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कौन सा रूल से? फैराडे रूल से। तो फैराडे रूल से जब इसमें फ्लक्स इंड्यूस हुआ, ये फ्लक्स इससे लिंक हो गया, तो इसमें जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस बन गया आपका ट्रांसफार्मर। ये क्या बन गया आपका? ट्रांसफार्मर। आप कहोगे ये ट्रांसफार्मर कैसे हो गया? इस तरह का ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है। हाँ, बात सही है, ट्रांसफार्मर इस तरह का नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जैसे वर्क तो कर रहा है। और चीजों की जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसे देखिए, अब जो यहां से फ्लक्स इस तरह से लिंक होता होगा, तो बहुत सारा फ्लक्स इधर भी जाता होगा, बहुत सारा फ्लक्स इधर भी जाता होगा, इसमें भी बहुत सारा फ्लक्स इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता होगा। तो बहुत सारे फ्लक्स जो है वह क्या करता होगा? लीकेज करता होगा। फ्लक्स क्या करता होगा? लीकेज करता होगा। बहुत सारा फ्लक्स क्या करता होगा? क्योंकि प्रॉपर कोई पाथ तो है नहीं, प्रॉपर कोई रास्ता तो है नहीं कि उसके थ्रू इसमें जाए पूरा का पूरा। तो इसमें कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इसके वजह से क्या हो रहा है? काफी फ्लक्स लीकेज कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है? फ्लक्स लीकेज करना मतलब पूरा फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो पाता है। जब पूरा फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होता होगा कि इसमें कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और बाकी का इधर उधर का फ्लक्स क्या होता होगा? लीकेज कर जाता होगा, जो कि बर्बाद हो जाता होगा। तो इस प्रॉपर तरीके से इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस हो वो फ्लक्स इसमें जाए, इसके लिए क्या किए हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया? एक प्रॉपर पाथ बना दिया, एक प्रॉपर रास्ता बना दिया, जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कोर। क्या कहते हैं इसे? कोर। एक प्रॉपर क्या किया? पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया, पाथ बना दिया, जिससे होकर के ये गुजरे। जैसे कि आपको पता है कि जो खाना बनाने वाले पहले का पोट हुआ करता था, बर्तन हुआ करता था, अगर उसमें आप पानी डाल दो, सब्जी डाल दो या चावल डाल दो उसमें, तो पकने, क्योंकि ऊपर खुला हुआ होता था, तो क्या होता था कि आप उसमें हीट देते जाओ और उसका जो स्टीम वाष्प था वो क्या होता था? निकलते रहता था। तो खाना बनने में काफी टाइम लग जाता था, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा था। एनर्जी क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। अब क्या क्या उसके जगह पे कुकर ले आया है। तो कुकर में क्यों ले आया? कि उसमें जो स्टीम बने, वाष्प बने, वो उसके अंदर ही रहे। तो आजकल क्या होता है? बहुत जल्दी खाना पक जाता है कम एनर्जी लॉस करके, क्योंकि वो वाष्प बाहर नहीं निकलता है। जितना उसमें ज्यादा होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उतना सीटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से ट्रांसफार्मर ये भी है, लेकिन इसमें क्या होता है? फ्लक्स का लीकेज ज्यादा हो जाने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस कम होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इससे लिंक करे, इसलिए एक रास्ता बना दिया, एक पाथ बना दिया। ये है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर। ये जो होता है ना कोर, ये हाईली परमेबल मेटेरियल का बना होता है। हाईली परमेबल मेटल का क्या होता है? बना होता है। जैसे कि आपको पता है ये बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ये बना होता है सिलिकॉन का। तो ये सिलिकॉन का बना होता है, और इसे क्या किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। सिलिकॉन का बना होता है, इतना तक आप जान लीजिए पहले कि ये किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन का। इसमें कितना सिलिकॉन होता है ये भी बताएंगे, और हाईली परमेबल होता है ये। और इससे तब ये ट्रांसफार्मर इस रूप से ना आकर के इसका कोर वाला रूप से आ गया। कौन सा रूप से? कोर वाला। इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बन गया। अब तो आइए देखते हैं इसमें। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया आपका। इसमें मान लेते हैं कि इसमें कॉइल में टर्नों की संख्या जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो है NS है। कितना है? NS है। और प्राइमरी में NP है। N क्या है? P है। और इसमें अब देखो, इसमें भी क्या होता होगा कि कुछ फ्लक्स तो ऐसे लिंक करता होगा, और कुछ फ्लक्स है जो क्या करता होगा? लीकेज भी करता होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होता होगा तो इसमें भी कुछ फ्लक्स क्या करता होगा? लीकेज करता होगा। क्या करता होगा? लीकेज करता होगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको आप मान लो ES।
और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता होगा कुछ ना कुछ, इसको ईपी मान लो। क्या कर लिए? ईपी मान लिया। अब देखो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो फेराडे लॉ से हम लोग जानते हैं, फेराडेज लॉ से हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स अगर चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं ई एस बराबर क्या हो गया? एन एस बाई डी टी डी एफ बाई डी टी। यानी ये आ गया आपका क्या, हम लोग कह सकते हैं ये सेकेंडरी वोल्टेज। देखिए जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा टर्मिनल वोल्टेज उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज उससे कम होगा। लेकिन हम लोग इसे आइडल कंडीशन में माने। कौन सा कंडीशन में? आइडल कंडीशन। आइडल कंडीशन में, आइडल ट्रांसफार्मर के रूप में, जहां हम लोग मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसमें फ्लक्स भी कोई लीकेज नहीं करता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। एक बार हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं करता है और साथ ब साथ इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इतना आएगा। दूसरा प्राइमरी का अगर बात करें पीई का, तो इसमें क्या आ जाएगा? एनपी। प्राइमरी में कितना टर्न है, प्राइमरी में इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो यही डिपेंड करेगा। एनपी डी फाइव बाय डी टी बराबर क्या हो गया? यानी यहां से अगर हम लोग निकाले तो यहां से निकल जाता है क्या? एन एस बाय एन पी वी एस बाय वी पी। निकल गया ना? ये दोनों से, इससे और इससे। अब अगर इसको हम सेकेंडरी में कितना, ये सेकेंडरी टर्मिनल में कितना वोल्टेज होगा, तो ये कैसे निकाले हम लोग? तो यहां लिखेंगे एन एस बाई एन पी, और ये क्या हो जाएगा? ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये हो गया बीपी। ये आ गया आपका। यानी इसमें कह सकते हैं कि अगर हम सेकेंडरी टर्मिनल में अगर टर्नों की संख्या बढ़ाते हैं तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सेकेंडरी इसमें बढ़ाएंगे, इसके टर्नों की संख्या, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, इस बात को नोट करनी चाहिए कि ये इस फार्मूला के तहत क्या हो रहा है? वी एस सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज में क्या हो गया? वी पी एन एस बाई एन पी। यानी अगर सेकेंडरी टर्मिनल में हम क्या करेंगे? टर्नों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एक चीज में बता दें कि जब सेकेंडरी टर्मिनल में टर्नों की संख्या, सेकेंडरी टर्मिनल में टर्नों की संख्या प्राइमरी से अधिक हो, सेकेंडरी में अगर टर्न ज्यादा हो, प्राइमरी में टर्न कम हो, तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें वोल्टेज इंक्रीज करता है और करंट जो है वो क्या होगा? कम होगा। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज्यादा होगा और करंट क्या होगा? कम होगा। अगर प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक हो और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम हो, इस कंडीशन में इसे कहते हैं क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा? वोल्टेज कम होगा और करंट क्या होगा? अधिक होगा। जिसमें वोल्टेज अधिक होता है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज अधिक, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम। जिसमें वोल्टेज अधिक होगा करंट कम होगा, जिसमें करंट वोल्टेज कम होगा करंट अधिक होगा। यही चीज हमें जानना था।
कि किसमें करंट ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो अभी तक यहां हम लोग देखे, यहां अगर हम लोग देखे कि जब हम सेकेंडरी टर्मिनल में टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी वोल्टेज क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ेगा कब, जब आप सेकेंडरी टर्नों की संख्या क्या करते हो, अधिक करते हो। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में और क्या होता है, जब हम पावर को, आइए आप पावर को क्या करते हैं, लिख दिए Vs इक्वल Vp NS बाय NP। जब हम सेकेंडरी टर्मिनल में टर्नों की संख्या अगर इंक्रीज करते हैं तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहां से, यहां से। आइए अगर मान लेते हैं कि कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं करता हो, फ्लक्स लीकेज नहीं करता हो और रेजिस्टेंस जो है इनका वह नेग्लिजिबल है, यानी आइडियल कंडीशन का अगर बात करें, कौन सा, आइडियल कंडीशन का फिर से हम बात करते हैं, कंडीशन आइडियल कंडीशन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट पावर बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर का, आउटपुट पावर का। इनपुट पावर बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर होगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पावर बराबर क्या होता है, V/I। तो यहां प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, तो यहां लिखते हैं Vp और Ip बराबर क्या हो जाएगा, Vs Is। ये इधर से इधर ले आते हैं, इसको इधर से इधर लेके चला जाते हैं, तो यहां से यहां आ गया, तो ये क्या आ गया, Vp बाय Vs, और इधर हो गया Is बाय Ip। क्या, Ip, ये बार आप देखो I है, ये Is बाय Ip, ये हो गया ना। अब यही चीज, सेम चीज आप यहां देख रहे हो, ये सेम चीज आप यहां देख रहे हो, Vs सेम चीज है ना, सेम चीज है ना। तो इसके स्थान पर हम तो इसको भी लिख सकते हैं, तो यहां ये लिखते हैं इसके बराबर, यहां P ऊपर तो इसको लिखे N और S नीचे तो S। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं करंट से। करंट पे क्या फर्क पड़ता है, पहले तो एक बार वोल्टेज में देख लिया हम लोग कि टर्न बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन अगर टर्न बढ़ाएंगे तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग आइए जानते हैं। ये S है, S है। अब सेकेंडरी का अगर करंट का बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ है, Is बाय Ip NP बाय NS, यही हुआ ना। तो ये यहां से यहां चला जाएगा, तो NS बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर, सेकेंडरी करंट बराबर क्या हो जाएगा, Ip NP बाय NS, ये आ गया आपका। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी टर्मिनल में अगर हम टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी टर्मिनल में अगर टर्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा, कम होगा। यानी Is का अगर बात करें और किसका, NS का अगर बात करें, ये अगर टर्नों की संख्या हम इसमें सेकेंडरी टर्मिनल में अगर बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां से ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कब, जब सेकेंडरी टर्नों में हम टर्नों की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां तक तो हम लोग जान गए। अब आता है बात कोर पर, हम आते हैं फिर से किस पर, कोर पर। अब कोर से क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग, इसका कोर जो बना होता है ये तो पता है आपको, ये क्या होता है, हाईली परमेबल मटेरियल का बना होता है। जो किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन का। ये पूरा सिलिकॉन नहीं होता है, इसमें हम कह सकते हैं तो आयरन होता है 97% और सिलिकॉन जो होता है वो 3% होता है। जो इसका कोर बना होता है उसमें कोर में आयरन का परसेंटेज अगर कहते हैं 97% और सिलिकॉन 3% होता है।
इसके कारण इसमें क्या होता है, ये तो लगा दिए, एक काम तो हो गया कि इससे प्रॉपर तरीके से फ्लक्स जा रहा है, लेकिन ये लगने के कारण लॉसेस भी होता है। दो तरह के ये पोल लगने के कारण दो तरह के लॉस हो रहा है। इसमें हम लॉस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें एक हो जाता है आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस, और एक आ जाता है इसमें कौन सा, एडी करंट लॉसेस। तो इस पे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस पे हमने वीडियो पहले बना दिए हैं, लेकिन इससे किस तरह का होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये कोर लगाने के कारण दो तरह के लॉसेस होते हैं। जिस तरह से मेडिसिन, हम लोग कोई अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, उससे जो फायदा होने का है वो तो होता ही है, लेकिन साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये लगाने के कारण लीकेज तो नहीं हो रहा है, करंट बहुत कम लीकेज होता है। इसमें 95% से 97% तक इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, बहुत कम लीकेज होता है। यानी कह सकते हैं 5% से 3% तक मात्र लीकेज करता है, बहुत कम लीकेज करता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। वह साइड इफेक्ट दिखता है आपको किस चीज में, हिस्टैरिसीस लॉस में और एडी करंट लॉस में। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कैसा लगा स्टूडेंट आपको आज का क्लास? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।